ये कहानी जेरी शेफर्ड और उसके और डॉग्स की एक सच्ची कहानी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि इंसान और डॉग्स के बीच कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। हॉलीवुड मार्वल स्क्रीन प्रेजेंटिंग एट ब्लू। ये कहानी शुरू होती है सन 1993 से, जहाँ पर हमें जेरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अंटार्कटिका में एक रिसर्च बेस पर गाइड के तौर पर काम कर रहा होता है। दरअसल नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस बेस वो यहाँ पर काम कर रहा होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी होती है और जेरी के यहाँ पर 8 डॉग्स भी होते हैं, जिनसे जेरी बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके डॉग्स भी उससे बहुत प्यार करते हैं। जो जेरी कहता है वही ये सब करते हैं। इन डॉग्स के बीच एक फीमेल डॉग भी होती है, जिसका नाम माया होता है। माया बहुत ही समझदार होती है, वो इन सभी डॉग्स की लीडर भी होती है। अब एक दिन यहाँ पर UCLA के प्रोफेसर आते हैं, जिनका नाम डॉक्टर डेविस होता है, और उन्हें यहाँ से माउंट मेलबोर्न जाना है, जो कि यहाँ से काफी दूर होता है। दरअसल उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि मरकरी प्लैनेट से वहाँ पर एक मेटेरॉइड गिरा है और ये उसी को लेने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। जेरी उन्हें बताता है कि वो जगह यहाँ से काफी दूर है और वैसे भी जनवरी कहीं चल रहा है, जिस वजह से स्नो बहुत थिन होगी और हम स्नो मूवीज के थ्रू वहाँ पर नहीं जा सकते। दरअसल स्नो मूवीज का मतलब होता है कि बर्फ पर चलने वाली गाड़ियाँ। पर यहाँ पर जेरी का जो बॉस होता है वो जेरी से कहता है कि ये बहुत दूर से आए और इन्हें वहाँ पर किसी भी हालत पर जाना है। अब जेरी कहते हैं कि ठीक है, अगर इन्हें वहाँ पर जाना ही है तो वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है डॉग्स के साथ। दरअसल यहाँ पर जो और डॉग्स होते हैं ये ठंड में रहने के आदी हैं, यानी कि ये ठंड के ही डॉग्स हैं। हालांकि यहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है, लेकिन फिर भी ये पूरी रात बाहर ही सोते हैं। अब अगली सुबह जेरी और डॉक्टर डेविस यानी कि वही प्रोफेसर और डॉग्स के साथ डॉग स्लेट पर माउंट मेलबोर्न की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो मेटेरॉइड होता है जो कि मरकरी प्लैनेट से गिरा हुआ था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है और साथ ही डॉग स्लेट को खींचने में सबसे आगे जैक और माया होती है। ये इन दोनों को खींचकर बर्फ की चट्टानों से बहुत दूर ले जाते हैं। अब आगे बर्फ के मैदान आते हैं, जहाँ पर इन्हें नहीं पता कि बर्फ की परत कितनी मोटी होगी। इसीलिए जेरी यहाँ पर डॉग्स की पोजीशन को बदल देता है, ताकि अगर कोई भी डॉग बर्फ की परत पतली होने की वजह से बर्फ के अंदर चला भी जाए तो दूसरा डॉग उसे खींचकर निकाल सके। हालांकि यहाँ पर इससे इनकी स्पीड कम हो जाती है। साथ ही स्लेट के ऊपर इनका जो सामान होता है वो काफी भारी होता है और अगर बर्फ की लेयर पतली हुई तो ये सारा का सारा नीचे बर्फ के अंदर चला जाएगा। इसीलिए जेरी एक जगह पर बर्फ की परत को चेक करता है और वहाँ पर सच में बर्फ की परत बहुत ज्यादा पतली होती है और वो अपने डॉग्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो उस साइड से ना जाएं। पर डॉग्स की पोजीशन बदलने की वजह से, यानी कि चेंज करने की वजह से, उन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, जिस वजह से वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते और वो उसी जगह पर चले जाते हैं जिस जगह पर उसने बर्फ की लेयर को चेक किया होता है, यानी कि जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा पतली होती है। और जिस स्लेट पर डॉक्टर डेविस होते हैं वो बहुत भारी होता है, इसीलिए उस जगह से बर्फ टूट जाती है और तभी प्रोफेसर डेविस स्लेट को पकड़ लेते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई है और अगर इन्हें जल्द से जल्द ऊपर नहीं निकाला गया तो वो बर्फ के अंदर हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जेरी रस्सी को पकड़ लेता है और डॉग्स को सही इंस्ट्रक्शंस देता है, जिस वजह से प्रोफेसर को और स्लेट के सारे सामान को ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से प्रोफेसर की जान बच जाती है। इन्हें सफर करते हुए पूरा एक दिन हो चुका है और अब रात में ये एक जगह पर रुकते भी हैं। वहीं दूसरी तरफ बेस पर, यानी कि जिस जगह से जेरी और डॉक्टर डेविस आए हैं, वहां पर मौसम विभाग का कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा वहां पर तूफान आने वाला है, इसीलिए तुम सबको वापस नीचे आना होगा। जेरी के साथ ही ये इन्फॉर्मेशन जेरी तक पहुंचा देते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो जेरी प्रोफेसर से कहता है कि हमें वापस लौटना होगा, लेकिन प्रोफेसर जेरी से रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हजारों मील का सफर तय करके इतनी दूर से सिर्फ उस मेटेरॉइड के लिए आया हूँ और हो सकता है कि हमें मरकरी से आया हुआ पहला मेटेरॉइड मिल जाए। जरा सोचो वो कितना नायाब होगा। शायद हमें ऐसी चीजों के बारे में पता चल जाए जिस बारे में हमें आज तक नहीं पता। हालांकि यहाँ पर जेरी आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रोफेसर के इंसिस्ट करने पर वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको आधा दिन देता हूँ और अगर इस आधे दिन में आपको मेटेरॉइड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम वापस लौट जाएंगे। और अगली सुबह ये माउंट मेलबोर्न की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां से जेरी प्रोफेसर को दिखाता है कि वो रहा आपका माउंट मेलबोर्न, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है, लेकिन अभी भी वो यहाँ से काफी दूर होता है। अब जैसे तैसे अपने सफर को पूरा करते हैं और अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से इन्हें आगे पैदल ही जाना होगा, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ये डॉग स्लेट के थ्रू उस चोटी तक नहीं जा सकते, इसीलिए ये अपने सभी डॉग्स को नीचे ही छोड़कर दोनों के दोनों ऊपर उस मेटेरॉइड को ढूंढने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। और जब ये उस माउंट मेलबोर्न की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो काफी मेहनत के बाद भी इन्हें वो मरकरी से आया हुआ पहला मेटेरॉइड नहीं मिल पाता और साथ ही जेरी ने जो प्रोफेसर को टाइम दिया था वो टाइम अब खत्म होने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर किस्मत इनका साथ देती है और तभी प्रोफेसर देखते हैं कि वहाँ पर एक जगह पर एक बहुत ही अलग तरह का एक पत्थर है और ये वही पत्थर होता है, यानी कि वही मेटेरॉइड होता है जिसके लिए प्रोफेसर हजारों मील का सफर तय करके अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर यहाँ तक आए थे। और जब उन्हें ये मिल जाता है तो बहुत ही खुश होते हैं और इसके बाद जेरी और प्रोफेसर अपने डॉग्स के साथ बड़ी ही स्पीड से यहाँ से वापस जाना शुरू करते हैं और तभी जेरी को पता चलता है कि किसी एक डॉग के पैर में चोट लगी है, जिसका नाम जैक होता है। दरअसल
जैक की एज मात्र 10 साल की है। वो बहुत ही छोटा है लेकिन वो बहुत ही समझदार भी होता है। जेरी अपने डॉग यानी कि जैक से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा, और वो प्रोफेसर से कहता है कि आप बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो चट्टान के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बर्फ टूट जाती है, जिस वजह से उनका एक पैर स्लिप हो जाता है और वो लुढ़कते हुए नीचे एक गहरी झील में गिर जाते हैं। प्रोफेसर जेरी से कहता है कि शायद मेरा एक पैर टूट गया है। तब जेरी कहता है कि आप वहां से हिलना मत। जेरी उन्हें लेने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर बर्फ क्रैक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक जमी हुई झील के ऊपर थे। और जब तक ये कुछ समझ पाते कि कुछ ही सेकंड्स में उस जगह से बर्फ पूरी तरह से टूट जाती है जहां पर वही प्रोफेसर होते हैं, और वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। वो तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जेरी उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि आप बर्फ को पकड़ लें और मैं आपको बचाने के लिए नीचे आ रहा हूँ। और वो अपने डॉग्स के साथ रस्सियां लेकर नीचे पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर डेविस के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो उनके पास भी गया तो बर्फ और ज्यादा टूट जाएगी और वो भी उनकी तरह फंस जाएगा। इसीलिए वो अपने सबसे इंटेलिजेंट डॉग यानी कि माया को रस्सी देकर प्रोफेसर के पास भेजता है। माया बड़ी ही समझदारी के साथ धीरे धीरे प्रोफेसर के पास जा ही रही होती है कि तभी वो एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन जेरी के दोबारा से कहने पर वो आगे बढ़ती है और रस्सी को प्रोफेसर के गले में डाल देती है। जेरी प्रोफेसर को अपना राइट हैंड रस्सी के अंदर डालने को कहता है, और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो जितने भी डॉग्स यहाँ पर होते हैं वो सब के सब मिलकर प्रोफेसर को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब उनके पैर में फ्रैक्चर होता है और उनका पूरा का पूरा शरीर भी गीला हो चुका है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी होती है। इसीलिए जल्द से जल्द इन दोनों को वापस बेस पर पहुंचना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर वही तूफान भी आने वाला होता है। अब जेरी अपने डॉग यानी कि माया को कहता है कि तुम्हें हमें वापस घर ले जाना होगा। और जब स्लेट के ऊपर ये सब के सब बैठ जाते हैं तो माया अपने साथियों के साथ बड़ी स्पीड से बेस की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ बेस में दिखाया जाता है कि सब लोग परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि 2 दिनों से इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। हालांकि यहाँ पर जो पायलट होती है वो उनकी मदद के लिए जाना चाहती है, यानी कि उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उसका सीनियर बोलता है कि अगर तुम जाओगे भी तो कोई भी फायदा नहीं होगा, और वैसे भी वहाँ पर तूफान होगा, जिस वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। और कुछ ही देर के बाद वो एक विंडो से बाहर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि सामने की तरफ से कुछ डॉग्स इनके बेस की तरफ आ रहे होते हैं, और ये सारे के सारे वही डॉग्स होते हैं। इसीलिए समझ जाती है कि जेरी और प्रोफेसर आ चुकी हैं। ये सब के सब बाहर जाते हैं और जेरी और प्रोफेसर को अंदर ले आते हैं। अब जेरी की भी हालत खराब हो चुकी थी, उसकी उंगलियां पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। किट जो कि पायलट होती है वो उसकी उंगलियों को धीरे से गर्म पानी में डालती है, पर जेरी को अभी भी अपने डॉग्स की फिक्र होती है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारे डॉग्स पूरी तरह से ठीक है, लेकिन प्रोफेसर अभी भी खतरे में थे। अगर सही समय पर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनका पैर काटना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जेरी के जो 8 डॉग्स होते हैं ये अपने साथ उन्हें नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतना सारा सामान, इतने सारे लोग एक साथ एक ही बार में नहीं जा सकते। लेकिन जेरी अपने डॉग्स को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता। उसको बताया जाता है, उसको यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हें छोड़ने के बाद हम वापस आएंगे और इन डॉग्स को वापस अपने साथ ले जाएंगे। जेरी कहता है कि मैं भी इनके साथ यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि उसके 8 डॉग्स उसके लिए उसके बच्चे की तरह होते हैं। वो उन्हें बहुत चाहता है, उन्हें बहुत प्यार करता है, और ये डॉग्स भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जेरी को बताया जाता है कि अपने आप को देखो, अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी उंगलियां पूरी तरह से सून हो चुकी हैं, यानी कि फ्रीज हो चुकी हैं। हो सकता है कि तुम्हारे हाथ भी खराब हो जाएं, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द नीचे जाकर मेडिकल फैसिलिटी लेनी होगी। और अब जेरी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो सारे के सारे डॉग्स को चैन के साथ एक लाइन में बांध देता है, इस उम्मीद में कि ये एक बार फिर से वापस आएंगे और इन्हें भी यहाँ से ले जाएंगे। और वो अपने सबसे इंटेलिजेंट डॉग, जो कि एक फीमेल डॉग होती है जिसका नाम माया होता है, उससे कहता है कि इन सब का ध्यान रखना। और इसके बाद ये सब के सब हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये नीचे जा रहे होते हैं तब तक तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है और जेरी भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो पूरे सफर में बहुत ज्यादा थक चुका होता है। वो घायल होता है, और जब जेरी को होश आता है तो पूरा एक दिन बीत चुका होता है। और वो अपने साथी से पूछता है कि सब कैसे हैं। वो कहता है कि सब के सब ठीक हैं। जेरी कहता है कि मेरे डॉग्स कहाँ पर है, मेरे डॉग्स को यहाँ पर ले आओ। पर वो बताता है कि डॉग्स अभी भी ऊपर हैं, तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए ऊपर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं मिली। हालांकि अभी भी जेरी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती, फिर भी वो अपने कपड़े पहनता है और पायलट के पास जाता है। और वो कहता है कि हम ऊपर कितनी देर में जा सकते हैं। वो कहती है कि ऊपर जाने की परमिशन अब किसी को भी नहीं है, हमें सर्दियां खत्म होने का इंतजार करना होगा। और वहाँ पर अभी भी जेरी के और डॉग्स एक चैन से बांधे हुए होते हैं, और अगर इन्होंने सर्दियों के खत्म होने का इंतजार किया तो ये सब के सब भूख की वजह से, तूफान की वजह से मारे जाएंगे। और जेरी ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, इसीलिए वो कमांडर के पास जाता है और कहता है कि अभी भी ऊपर कुछ जाने फंसी हुई हैं। कमांडर कहता है लेकिन मैंने वहाँ से सबको निकाल लिया। जेरी कहते हैं कि वहाँ पर 8 डॉग्स हैं। इस बात से कमांडर कहता है कि यहाँ पर 200 लोग हैं और मेरे पास उनकी जिम्मेदारी है, मुझे उनको बचाना है, मेरा काम उन्हें सुरक्षित रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा तूफान और भी आने वाला है, और अगर वो तूफान यहाँ पर आ गया तो हम सब के सब यहाँ पर फंस जाएंगे, और मेरे पास इतने लोगों का राशन नहीं है कि हम सब के सब यहाँ पर सरवाइव कर सकें। इसीलिए जेरी को परमिशन नहीं मिलती। दरअसल ये लोग जब ऊपर बेस से आए थे तो ये एक जगह पर एक दूसरे बेस पर आए थे, जो उस बेस से कुछ ही घंटों की दूरी पर होता है। और ये सब के सब यहाँ से प्लेन के थ्रू न्यूजीलैंड जाएंगे। और न्यूजीलैंड आने के बाद जेरी बहुत कोशिश करता है कि वो एक प्लेन हायर कर सके और अपने डॉग्स को बचा सके, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते, जिस वजह से उसे कोई भी फाइनेंस नहीं करता, उसकी मदद कोई भी नहीं करता।
और साथ ही साथ उसे ये भी बताया जाता है कि जितनी भी टीम वहाँ पर जाने वाली थी वो सब की सब कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि 25 सालों में इतना बड़ा तूफान कभी भी नहीं आया था और कुछ ही घंटों में वहाँ से उन्हें बचा के वापस ले जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। अब जेरी नीचे फंस चुका है और ऊपर उसके डॉग, वो मजबूर है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते। अंटार्कटिका में आज डॉग्स को फंसे हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्तों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता है। वो सब के सब कमजोर हैं, वो सब के सब बहुत खामोश हैं। दरअसल ये सब जेरी का इंतजार कर रहे हैं और तभी यहाँ पर हवाएं और तेज चलना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर जो फ्लैग होता है वो बहुत जोर के साथ फड़फड़ाना शुरू कर देता है। उसे देखकर सारे के सारे डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। वो चैन को खींचना शुरू कर देते हैं और ठंड की वजह से धातु हमेशा कमजोर पड़ जाती है और जिस चैन से ये बंधे होते हैं वो टूटना शुरू हो जाती है और एक के बाद एक ये सब के सब आजाद हो जाते हैं। और एक दिन सुबह दिखाया जाता है कि जब ये सब के सब डॉग्स एक जगह पर बैठे होते तो इन्हें एक पक्षी दिखता है और पक्षी इनके लिए खाना है। इन्हें अब यहाँ पर 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता और ये सब मिलकर उस पक्षी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैक इनके साथ नहीं आता क्योंकि उसकी एज मात्र 10 साल की है। वो कमजोर है क्योंकि उसके पैर में चोट भी लगी थी और अब वो पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। हालांकि माया उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन जैक यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता। वो अभी भी चैन से बंधा हुआ होता है और अब माया भी उसे वहाँ से छोड़कर बाकी डॉग्स के साथ पक्षियों का शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि ये जैसे ही उन पक्षियों के पास जाते हैं तो वो उड़कर दूर चले जाते हैं। इसीलिए माया एक रणनीति बनाती है। वो सारे के सारे डॉग्स को एक साइड पर खड़ा कर देती है और खुद दूसरी तरफ से पक्षियों को उड़ाती है और जब पक्षी उस तरफ उड़ते हैं जिस तरफ की सारे के सारे डॉग्स खड़े होते हैं तो वो सब के सब उन पर झपट पड़ते हैं और इनके हाथ कुछ पक्षी लग जाते हैं। 15 दिनों में इन्हें पहली बार खाना मिला है। वहीं जेरी पूरी तरह से परेशान होता है। उसने सभी जगह से मदद लेने की कोशिश की है लेकिन उसे कहीं भी कोई भी मदद नहीं मिली और जब वो हर जगह से थक जाता है, हार जाता है, तो प्रोफेसर के पास जाता है। दरअसल प्रोफेसर वही आदमी होते हैं जिनकी जान उन्हीं डॉग्स ने बचाई होती है। प्रोफेसर के पैर पर अब प्लास्टर बंधा हुआ है। जेरी उनसे मिलता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर जेरी उन्हें बताता है कि मैं ऊपर बेस पर वापस से दोबारा जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, यहाँ तक कि मैंने एनजीओ ऑफ साइंस फाउंडेशन से भी बात की है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और 1 हफ्ते में सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। फिर 3 महीनों तक वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। मैं रात में सो नहीं पाता क्योंकि मेरे डॉग्स अभी भी ऊपर हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपके साइंस विभाग में अच्छी जान पहचान है। अगर आप चाहो तो मैं ऊपर जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि इसमें उनका सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और वैसे भी अगर तुम ऊपर चले भी गए तो वहाँ पर टेम्परेचर -50 होगा और डॉग्स को बंधे हुए वहाँ पर इतने दिन हो गए। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर अभी भी कोई बचा होगा। जेरी कहता है कि आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर यह सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। लेकिन प्रोफेसर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं है और वो जेरी से उन्हें यानी कि उन डॉग्स को हमेशा के लिए भूलने के लिए कहते हैं। तभी जेरी कहता है कि क्या आप उन डॉग्स का एहसान कभी भूल सकते हैं जिन्होंने आपकी जान बचाई थी। तब प्रोफेसर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए अब जेरी को निराश होकर यहाँ से जाना पड़ता है। इस बात से जेरी पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके डॉग्स अभी भी ऊपर फंसे हुए थे जिन्होंने उसकी कई बार जान बचाई होती है। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई होती है। वहीं ऊपर डॉग्स को आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं और 50 दिनों तक ये ट्रेवल करते रहते हैं, पक्षियों को मारकर खाते रहते हैं, उनका शिकार करते रहते हैं। और एक दिन जब ये पहाड़ की एक चोटी पर होते हैं तो वहाँ से इनमें से एक डॉग नीचे गिर जाता है और वहाँ से वो उठ नहीं पाता। सारे डॉग्स रात को वहीं पर उसी के पास सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये सब के सब सो कर उठते हैं तो ये देखते हैं कि उनका साथी मर चुका है और अब बाकी सारे के सारे डॉग्स वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक डॉग यहाँ से नहीं जाता जिसका नाम मैक्स होता है। वो कुछ देर के लिए वहीं पर रुकता है। दरअसल मैक्स इस मरे हुए डॉग का भाई होता है, इसीलिए वो वहाँ पर थोड़ा रुकता है और जब वो अपने साथियों के पीछे वापस जाना चाहता है तो वो उन्हें खो देता है। धुंध और कोहरे की वजह से उसे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो रास्ता भटक जाता है। इसीलिए वो वापस अपने अमेरिकन बेस की तरफ निकल पड़ता है। उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर जेरी इन सबको बांध कर गया था। वहीं दूसरी तरफ जो 5 डॉग्स होते हैं अब वो रशियन बेस तक पहुंच गए होते हैं। दरअसल पहाड़ों पर अलग अलग देशों के अलग अलग बेस होते हैं। रशियन बेस पूरी तरह से खुला होता है और यहाँ पर खाने का बहुत सारा सामान होता है। सारे डॉग्स रशियन बेस के अंदर जाकर बहुत सारा खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैक्स अब अपने बेस पर वापस आ चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से लॉक होता है। वो अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उसका कोई भी साथी उसे वहाँ पर नहीं मिलता। वो बहुत ही ज्यादा भूखा होता है और ये एक दिशा में जाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर चलने के बाद ये एक झील के किनारे पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे मरी हुई किलर व्हेल दिखती है। ये उसके पास जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है और जब ये उसे खाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसी मरी हुई किलर व्हेल के अंदर से एक लेपर्ड सील बाहर निकलती है। ये बहुत ही खतरनाक होती है। इसके पास जो भी जाता है ये उसे मार देती है। दरअसल ये एक ऐसी प्रजाति होती है जो किसी भी जीव को अपने पास तक नहीं आने देती, चाहे उसके बच्चे ही क्यों ना हो। इसीलिए मैक्स को यहाँ से जाना पड़ता है। मैक्स भूखा है, वो किसी भी कीमत पर इस मांस
को खाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर किस्मत उसका साथ देती है और तभी वो देखता है कि उसके 5 साथी जो रसिन बेस तक पहुंच गए थे, जिन्होंने वहाँ पर खाना खाया था, वो अब वापस लौट चुके हैं और वो भी सबके सब मैक्स को देख लेते हैं और अब ये एक बार फिर से सबके सब मिल चुके हैं। मैक्स भूखा होता है, उसके सामने खाना होता है, लेकिन वो उस खाने को नहीं खा सकता। वो उस मरी हुई किलर व्हेल को नहीं खा सकता क्योंकि वहाँ पर लेपर्ड सील है, लेकिन मैक्स उस मरी हुई किलर व्हेल से मांस का एक टुकड़ा चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और लेपर्ड सील पानी से यानी कि बर्फ के नीचे से उसका पीछा कर रही होती है। मैक्स ऊपर से भाग रहा होता है और उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि उसके जो 5 साथी हैं इस दौरान वो वहाँ से खाना खा सके, और होता भी ठीक ऐसा ही है। वो पांचों के पांचों उस मरी हुई किलर व्हेल के पास पहुंच जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लेपर्ड सील जो मैक्स का पीछा कर रही होती है अब वो भी वापस लौट जाती है और जब वो उस मरी हुई किलर व्हेल के पास जाती है तो वहाँ पर वो पांचों के पांचों डॉग्स खाना खा रहे होते हैं और इस बात से गुस्सा हो जाती है और माया के पैर को जख्मी कर देती है। और जब ये सब के सब सभी डॉग्स देखते हैं तो वो लेपर्ड सील के ऊपर हमला कर देते हैं, उसे चारों तरफ से काटना शुरू कर देते हैं, जिस बात से लेपर्ड सील डर जाती है और वो वापस से पानी के अंदर चली जाती है। और अब सब डॉग्स को उस मरी हुई किलर व्हेल के मांस को खाने का मौका मिल जाता है। ये सब के सब वहाँ पर भरपेट खाना खाते हैं। हालांकि यहाँ पर माया का पैर जख्मी होता है, उसके पैर में चोट लगी होती है, लेकिन इन सब को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड सील होती है। वहीं दूसरी तरफ जेरी को दिखाया जाता है जो कि 5 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी अपने डॉग्स के लिए परेशान होता है। इसीलिए वो अगले दिन एक आदमी के पास जाता है जो कि एक डॉग ट्रेनर होता है। जेरी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उन डॉग्स को खो दिया। दरअसल ये जो जेरी के और डॉग्स होते हैं, इन डॉग्स को उसी डॉग ट्रेनर ने पाल पोस कर बड़ा किया होता है। ये सब के सब पहले उसी के डॉग्स थे। जेरी कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं किसी भी तरह से उन डॉग्स तक पहुंचना चाहता हूँ। हालांकि उसके पास किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं होती। तब वो आदमी यानी कि वो डॉग ट्रेनर जेरी को अपने पिता की एक कहानी बताता है। वो कहता है कि एक बार मेरे पिता पर एक भालू ने हमला किया था। उस वक्त उनके पास 6 डॉग्स थे। 2 डॉग्स उन्हें बचाते बचाते मारे गए और 4 डॉग्स गायब थे, यानी कि वो खो चुके थे। मेरे पिता जब ठीक हो गए तो वो उन्हें ढूंढने के लिए गए। दरअसल डॉग्स ट्रेनर का यहाँ पर कहना होता है कि वो उन्हें ढूंढने के लिए इसीलिए गए क्योंकि वो डॉग्स की रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें इज्जत देना चाहते थे, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जो चीज पसंद होती है उसके लिए तो रिस्क लेना ही पड़ता है। वो कहता है कि काम ऐसा करो जिससे कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। और ये सब सुनने के बाद जेरी थोड़ा मोटिवेट होता है और वो फैसला कर लेता है कि वो अकेला ही वहाँ पर जाएगा। और वो अपनी सारी की सारी तैयारी करने के बाद न्यूजीलैंड के पोर्ट पर पहुंच भी जाता है क्योंकि यहाँ से उसे आगे शिप से जाना होगा और आगे का सफर वो कैसे तय करेगा उसे कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन न्यूजीलैंड पोर्ट पर उसे कोई भी ऐसा शिप नहीं मिलता जो उस जगह पर जा रहा हो जहाँ पर जेरी को जाना है, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा होती है और इस वक्त पानी जमा होगा। और तभी जेरी देखता है कि उसकी पूरी की पूरी टीम वहाँ की जो पायलट होती है यानी कि केट और उसका साथी जो कि मैप बनाता था, और साथ ही साथ प्रोफेसर डेविस भी, और प्रोफेसर डेविस ने ही आगे के सफर की सारी फंडिंग की होती है। अब उनके पास एक हेलीकॉप्टर भी होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर यहाँ से इतनी दूर तक नहीं जा सकता। इन्हें आगे का सफर शिप से ही करना होगा और ये किसी भी तरह से शिप का भी अरेंज कर लेते हैं। और जब ये शिप से आगे जा ही रही होती हैं कि तभी उस जगह से 100 मील पहले जिस जगह से इन्हें प्लेन से जाना था वहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा मोटी होती है और इनका शिप फंस जाता है और अब ये आगे नहीं जा सकते। इन्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा या फिर इन्हें यहाँ से लौटना होगा। और अगर ये लोग यहाँ से हेलीकॉप्टर से अपने बेस तक जाते भी हैं तो ये वापस नहीं आ सकते क्योंकि उसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि ये लोग वापस आ सके। अब जेरी का वो साथी जो कि मैप्स बनाया करता था, जिसे ऊपर के सारे रास्ते पता थी, वो कहता कि हमारे पास एक रास्ता है, हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से इटालियन बेस तक जा सकते हैं और इटालियन बेस यहाँ से इतनी दूर पर है कि हम वापस भी हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। और तभी जेरी पूछता है कि उसके आगे का सफर हम कैसे तय करेंगे क्योंकि आगे पूरी तरह से बर्फ जमा होगी। वो बताता है कि इटालियन बेस पर हमेशा बहुत सारी स्नो कार्स होती हैं और हम इटालियन बेस से अपने बेस तक का सफर उन्हीं स्नो कार से तय करेंगे। और जेरी को उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है। हालांकि जेरी और उसकी पूरी की पूरी टीम ये मान चुकी है कि वो 8 डॉग्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी जेरी उन्हें इज्जत देना चाहता है, इसीलिए वो उनके सम्मान में वहाँ तक किसी भी कीमत पर पहुँचना चाहता है, वहाँ पर जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉग को दिखाया जाता है कि अब माया का पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका है और वो चलते चलते एक जगह पर गिर जाती है और अब सारे डॉग्स की जो लीडर होती है वो अब गिर गई है। वो ना चाहते हुए भी गिव अप कर चुकी है, इसीलिए सब के सब डॉग्स भी वहीं पर बैठ जाते हैं। वो सब शिकार करते हैं और माया को उसका शिकार उसी जगह पर ला कर देते हैं, लेकिन माया शिकार को उठाकर मैक्स के सामने रख देती है। ये देखकर बाकी डॉग्स भी अपना शिकार मैक्स के सामने रख देते हैं, यानी कि अब माया ने मैक्स को इन सब का लीडर बना दिया होता है क्योंकि उसे पता है कि उसका बचना नामुमकिन है। तब मैक्स एक पक्षी उठाकर माया के पास रखता है और वो बचे हुए पक्षी को मिल बांट कर आपस में खा लेती हैं, लेकिन माया कुछ भी नहीं खा रही होती। तब मैक्स भी उसके पास ही बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेरी और उसकी पूरी की पूरी टीम अब इटालियन बेस पर पहुंच चुकी होती है। वहीं जेरी और डेविस वहां पर बर्फ को हटा रहे होते हैं और उसका वो साथी जो मैप बनाया करता था वो स्नो कार्स को स्टार्ट करने के लिए उनकी बैटरी लेने के लिए बेस के अंदर जाता है। वहां पर उसे कार की एक चाबी और उसके साथ एक फोटो भी मिलती है। वो उस फोटो को ले लेता है और अब वो बैटरी की मदद से स्नो कार को स्टार्ट कर लेता है और जब ये सब के सब कार में बैठ जाते हैं
और अपने बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में वो इन सबको अपनी फोटो दिखाता है जो कि उसकी और उसके इटालियन गर्लफ्रेंड के साथ में होती है। वहीं उन डॉग्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी माया के पास बैठे हुए होते हैं। इन सभी डॉग्स के अंदर प्यार है, एकता है, यानी कि यूनिटी है, इसीलिए 6 महीने तक ऐसे मौसम में सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ पर शायद कोई इंसान सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी जिंदा ना रह सके। वहीं अब जेरी और उसकी पूरी की पूरी टीम अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने बेस तक पहुंच जाते हैं और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो उस जगह पर जाता है जहां पर वो अपने 8 के 8 डॉग्स को एक चैन से बांध कर गया था। दरअसल इन 6 महीनों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई होती है जिस वजह से अब चैन पूरी तरह से दब चुकी होती है और वो चैन को ढूंढकर उसका एक सिरा खींचता है और चैन के उसी सिरे में उसका एक डॉग जैक होता है जो माया के साथ सिलेक्ट में सबसे आगे होता था। वो मात्र 10 साल का था जिसने अपने आप को कभी भी चैन से छुड़ाया ही नहीं था। वो अब पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा होता है। उसे देखकर जेरी को बहुत ज्यादा दुख होता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने साथियों से कहता है कि इन्होंने शायद अपने आप को चैन से छुड़ाया ही नहीं, शायद वो कभी छुड़ा ही नहीं पाई क्योंकि मैंने बहुत मोटी चैन से बांधा था। ये सब मेरी गलती है, ये सब के सब मेरी वजह से हुआ है। और तभी उसे चैन का दूसरा सिरा मिलता है और जब वो उसे खींचता है तो उस पर कोई भी दाग नहीं बंधा होता जिस वजह से उसे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है। और जब वो पूरी चैन उठाता है तो उसमें एक भी डॉग नहीं बंधा हुआ होता और इस बात से जेरी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया और तभी वो सामने दूर एक दिशा में देखता है तो वहां से मैक्स आ रहा होता है और मैक्स के पीछे पीछे बाकी डॉग्स भी आ रहे होते हैं और वो जेरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जेरी भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जेरी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और तब जेरी और उसके साथी भी पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब ने मान लिया था कि ये सारे के सारे डॉग्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि ये मर चुके हैं। लेकिन 6 महीनों तक ये डॉग्स यहाँ पर सर्वाइव करते रहे और इस तरह से जेरी को उसके 4 डॉग्स मिल जाते हैं क्योंकि माया का पैर जख्मी था। वो पीछे पहाड़ी की एक ढलान पर थी, वो इनके साथ नहीं आ सकती थी। अब जेरी अपने सारे के सारे डॉग्स को गाड़ी में बैठाता है लेकिन मैक्स गाड़ी में नहीं बैठता और वो एक दिशा में भागना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जेरी और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब जेरी भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक पहाड़ी से नीचे ढलान की तरफ देखता है तो वहाँ पर माया होती है। उसे देखकर जेरी बहुत ज्यादा खुश होता है, वो उसे सॉरी कहता है और वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेस तक लाता है और इसके बाद ये सब के सब अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दरअसल इस सच्ची कहानी में जेरी और उसके डॉग्स के बीच में जो प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसे दिखाया गया है क्योंकि इन 6 महीनों के बीत जाने के बावजूद भी जब उसे पता है कि शायद उसके डॉग्स अब इस दुनिया में ना हो, इसके बावजूद भी वो अपनी जान पर खेलकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उस जगह पर जाता है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और साथ ही साथ वो उस कैंप को छोड़ने से पहले, यानी कि उस बेस को छोड़ने से पहले, वहाँ पर वो उन 3 डॉग्स की कब्र भी बना देता है। दरअसल इंसान जिस प्यार को एक दूसरे इंसान से पाना चाहता है वो प्यार उसे कभी भी इंसान से नहीं मिल पाता और वो प्यार सिर्फ उसे डॉग से मिलता है। इसलिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार डॉग से किया जाता है। अगर इंसान के अंदर पॉजिटिव सोच हो, इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, जो वो करना चाहता है उसमें उसका पूरा डेडिकेशन हो, यानी कि समर्पण हो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप यहाँ नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये फिल्म, ये सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। यह फिल्म ईयर 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।